हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और पिछली दी गई तीनों वीडियोस आपने कंप्लीट कर ली होंगी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। तो आज हमारा चौथा लेक्चर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 30 लेक्चर्स 25-25 क्वेश्चन के आरआरबी ग्रुप डी के लिए मिलेंगे। तो आज उसी श्रृंखला में हमारा चौथा लेक्चर स्टार्ट होता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर को आप इग्नोर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन है 25, 30 व 60 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या है। बेटा, मैंने आपको लासा लेते वक्त बताया था पिछली क्लास में कि आप जितने भी नंबर का लासा लेना है, जैसे 25 हो गया, 30 हो गया और 60 हो गया, इनमें से सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे। इनमें से सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे। अगर आप सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे तो कितना है 60। तो हमने सबसे बड़ा नंबर उठा लिया 60। जैसे ही आप 60 को उठाते हैं तो आपको बचे हुए नंबर्स में से ये देखना है कि कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो रहा हो। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि हमारे पास 30 जो है बेटा वो पूरा का पूरा 60 के अंदर आ रहा है। तो इस 30 से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। फिर मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था कि 60 के फैक्टराइज करेंगे आप। 60 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 12 पंजे 60 होता है, और 25 को फैक्टराइज करूंगा तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला जो 5 है वो ऑलरेडी हमारे 60 में एक बार दिया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था जो भी वैल्यू एक बार आपके पास आई हुई है उस वैल्यू को आप छोड़ देंगे और दूसरी वैल्यू ले लेंगे। आपके पास कितना बचा हुआ है बेटा? आपके पास 5 बचा हुआ है, तो इसमें 5 का गुणा करा देते हैं। 5 6 30 और एक 0 एक्स्ट्रा में है, कितना आंसर आ जाएगा? 30 बेटा आपका लसा हो जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 300। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक बार बता देता हूँ, जैसे जो भी नंबर दिए गए हैं 25, 30 और 60, तो आप सबसे बड़ा वाला नंबर एक बार उठाएंगे। सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है? 60 है बेटा। 60 को जैसे ही आप उठाते हैं तो उसके बाद आपको देखना है कि बचे हुए नंबर्स में से कोई भी ऐसा नंबर तो नहीं है जो हमारी पहली वाली संख्या में आ चुका हो। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 30 जो है वो 60 में आ जाता है, इसलिए मैं 30 से कोई भी वास्ता नहीं रखूंगा। जैसे ही 30 को हटाएंगे फिर बड़े वाले नंबर को फैक्टराइज करते हैं, 12 पंजे 60। अब बची हुई संख्याओं में से हम ये देखेंगे कि कोई भी संख्या ऐसी तो नहीं है जिसका फैक्टर हमें ऑलरेडी मिल चुका हो। तो यहाँ जो 25 बचा है इसको फैक्टर करने पर मुझे 5 इंटू 5 मिलता है, जिसमें का एक 5 मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है 60 में। तो दूसरा वाला जो 5 है आप उसको साथ में ले लीजिए, तो 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा बेटा। पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन जो है बेटा आप ट्राई करेंगे तब तक। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग चॉकलेट का कितना होगा। बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो बेसिक रेशियो होता है वही रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। तो जब मैं देख पा रहा हूं तो मेरे पास जो अनुपात आया हुआ है बेटा, जो अनुपात आया हुआ है वो कितना आया हुआ है? 7:4 आया हुआ, 7:4 आया हुआ। तो आप कह सकते हैं क्या कि बड़ा वाला हिस्सा अगर 7 यूनिट है तो छोटा वाला हिस्सा कितने यूनिट होगा? 4 यूनिट होगा। तो ऐसा करने पर चॉकलेट की जो टोटल लेंथ आ जाएगी या फिर जितनी चॉकलेट की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी बेटा। देखिए जरा ध्यान से, 7 और 4 को जोड़ देता हूं तो मैं कितना आ जाता है? 11। कहने का मतलब 11 में से 7 चॉकलेट एक बार निकली हुई है, 4 चॉकलेट एक बार निकली हुई है। लेकिन क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है वो कह रहा है 121 चॉकलेट। तो बेटा क्या आप ये बता सकते हैं कि 11 का मान ही जो है वो कितने के बराबर है? 121 के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में भी कर चुके हैं। तो 11 का मान अगर 121 है तो कितने गुना हो जाएगा बेटा? 11 गुना हो जाएगा। आपसे कौन सा भाग पूछा हुआ है? आपसे भाग पूछा हुआ तो छोटा भाग चॉकलेट का कितना होगा बेटा? छोटा भाग कितना है? 4 है। तो 4 का हिस्सा अगर पूछेगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 11 गुना हो जाएगा, 44 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 44 गुना हो जाएगा बेटा। इसी बेसिस पर परसेंटेज का भी एक क्वेश्चन बेहतरीन बनाया जा सकता है। जैसे इसने आपसे पूछा 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग पूरी संख्याओं का कितना प्रतिशत होगा, ये भी पूछा जा सकता था बेटा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको सारी होल वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे अगर मुझे प्रतिशत पता करना होता कि छोटा वाला हिस्सा पूरी चॉकलेट्स का कितना परसेंट है, तो उस केस में 7 और 4 को जोड़कर मैं देख पा रहा हूं कि 11 आया है, तो मैं कह देता छोटा वाला हिस्सा जो है वो 11 में से कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं परसेंटेज वाइज अगर आपसे पूछा होता तो। बट परसेंटेज वाइज हमसे पूछा नहीं था। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि अगर कभी प्रतिशत पूछ ले तो आप बिना टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो बेटा है परसेंटेज का ही क्वेश्चन आ गया है। परसेंटेज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछा होगा, थर्ड क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है 525 का 28% क्या है बेटा। 525 का 28% क्या है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 525 का 28% कैसे निकलता है बेटा। 525 का 28% पूछा हुआ तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 4 से बेटा काटोगे, 4 सत्ते 28 और 4 25 बार में चला जाएगा। 5 से काटते हैं, 25 दूनी 50 हो जाएगा बेटा। 25 दूनी 50, 25 एकम 25, तो 7 एकम 7, लास्ट में 7 आएगा। 7 दूनी 14, 147 जो है बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। 525 का 28% पूछा था, तो 525 गुणे 28 बटे 100। 4 से काटोगे बेटा, 4 सत्ते 28, 25 चौको 100, नीचे 25 आ जाएगा। 25 से कैंसिल आउट करोगे, 25 दूनी 50, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। 25 एकम 25, 21 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 44 देख ले। 65 है, 220% कितना होगा बेटा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 65 का 220%। तो बेटा 65 का 220% निकालना। 65 का 220%, 65 गुणे 220 बटे 100 आ जाएगा। 2 से काट दोगे 11 बार में, 5 बार में, 5 से काट दोगे 13 बार में, तो 143 बेटा जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 143 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर, तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, बेचा गया है, तो ये हमारा हो गया एसपी हो गया। ठीक है बेटा। आगे क्या बोला है, स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है, तो ये बेटा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कह रहा है स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा होगा, कितने रुपए में खरीदा होगा बेटा। क्या निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस निकालना है। मैंने आपको बता रखा है कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा कितनी लेके चलना है, 100% लेके चलना है बेटा। अगर मैंने इसमें से 26%, स्मृति ने कितना परसेंट प्रॉफिट ले लिया है, 26% का प्रॉफिट ले लिया है, तो 26 को जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126% हो जाएगी। तो बेटा एसपी का जो मान है वो कितना दे रखा है, 126% दे रखा है, और वैल्यू कितनी दे रखी है, 693। तो आप कहेंगे 693 की वैल्यू है बेटा, कितने गुना है, 693 गुना है। तो अगर 693 गुना है तो आप मुझे बताइए 100% का मान नहीं निकाला जा सकता क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। आप कहेंगे कैसे निकाला जाएगा, तो 693 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू बेटा, 126 की है, तो 126 का डिवीजन लगा देंगे। कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए बेटा हमें, 100% की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको काट दूं तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 50 बार में चला जाएगा। 2 6 12, 2 3 6, 93 से काटेंगे, 63 से काटेंगे, 63 एकम 63, 63 एकम 63, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 550 आ जाएगा। कितने रुपए में खरीदा होगा बेटा उसने, 550 रुपए में खरीदा होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 550 रुपए हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता था। सीपी जैसे 100% था, 26% का हमें लाभ मिल गया है, तो बेचा कितने में जाएगा, 126% में बेचा जाएगा। तो 126% की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 693 दे रखी है बेटा। अगर 693 दे रखी है तो आप मुझे बताइए 126 का मान 693 हो गया, 100 का मान कैसे निकालेंगे, 693 को 126 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। 550 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 14% की छूट पर। बेटा छूट का क्वेश्चन है, आप पहले से सेट में इसको कर चुके हैं मेरे ख्याल से। आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे। मेरा क्या करना है इनको, नहीं लिखना पहले आंसर है। अच्छा अच्छा, चलिए माफी चाहूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। 14% की छूट पर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई। बेटा छूट किस पर मिलती है, मैंने आपको बताया था छूट जो है हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है, मार्क्ड प्राइस पे मिलती है। कितने प्रतिशत की छूट दे रखी है बेटा, 14% की छूट दे रखी है। एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई। बेटा बिक्री की गई है, अगर बिक्री की गई है तो ये कौन सा प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है बेटा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था बेटा, मार्क्ड प्राइस निकालना है। मुझे बताइए, मैंने पिछली भी क्लासेस में आपको बार बार बताया है, पिछले कई सेट्स में बताया है
कि 100% अगर अंकित मूल्य है तो इस पे छूट मिलती है। कितने परसेंट की छूट दे दी बेटा? 14% की छूट दे दी। तो अगर मैं 100 में से 14% की छूट दे देता हूँ तो मेरे पास रुपए कितने बचेंगे बेटा? 86 रुपए बच जाएंगे। कितने रुपए बच जाएंगे? 86% में ये वस्तु बिक जाएगी। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100% हो और 14% की छूट दे दी जाए तो 14% की छूट देने के बाद कितने परसेंट में बिकेगी वस्तु? 86% में बिक जाएगी। अच्छा, बिकने वाला मूल्य है कितना बेटा? 215 रुपए है। तो 86 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 215 रुपए दे रखी है। बेटा आपसे वैल्यू क्या पूछी है? आपसे पूछा अंकित मूल्य कितना था। तो बेटा 215 रुपए कितने प्रतिशत का मान है? 86% का मान है। कितने का मान पूछ रखा है? 100% का मान पूछ रखा है बेटा। कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। कैलकुलेट करेंगे तो 2 से काट देंगे, 50 बार में चला जाएगा। 2 चौको 8, 2 तियां 6, 5 से काट देते हैं, 5 तियां 15, 5 चौको 20, 5 बार में चला जाएगा। 5 25 कितनी बार में आ जाएगा? 250 रुपए। उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था बेटा वो कितने रुपए था? 250 रुपए था। तो अंकित मूल्य जो है वो 250 रुपए हो जाएगा। इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा वस्तु को? 250 हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। हम पहले से ऐसे क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं, अभी कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। मेरा ये वादा है 750 क्वेश्चन जो आपको मैंने वादा किया है, 750 मिनिमम क्वेश्चन हम करने वाले हैं और मैक्सिमम करने वाले हैं 1000। तो ये 750 से 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज अगर आप कंप्लीट करते हैं तो मेरा ये वादा है आप एग्जामिनेशन हॉल से हंसते हुए आएंगे बाहर कि सर 100% स्कोर मैथ्स में हमारा बन गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बेटा है वो 47 नंबर देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है 4%, ये 7th क्वेश्चन है बेटा। 7th क्वेश्चन है 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपए का निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त होता है? बेटा निवेशित हिस्सा जो होता है ये क्या किया गया है? इसका निवेश किया गया है। इसका अगर निवेश किया गया है तो बेटा निवेश कितने प्रतिशत का होता है? निवेश बेटा 100% का होता है, यानी प्रिंसिपल जो है वो 100% का है। 100% का जो मान दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है? 3750। तो 3750 रुपए बेटा क्या दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है? 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5% 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश करने पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो अगर बेटा प्रिंसिपल हमारा ये है तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं साधारण ब्याज। देखिए 2-3 सेट पे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना है। आप बार बार उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करना है। 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही 750 या 1000 क्वेश्चन सीरीज जो चलने वाली है हमारी 1000 क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चन में हम इन सारे ही कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स लगाएंगे जिससे हम पेपर के अंदर बहुत आराम से क्वेश्चन को टैकल कर पाए। चलिए देखिए, आप लगा चुके हैं प्रिंसिपल का मान 100% है, 100% का मान 3750 है। तो बेटा मैंने बोला था साधारण ब्याज किस बात पर डिपेंड करेगा कि दर कितनी है और समय कितना है। तो बेटा दर यहाँ जो दी गई है वो कितने परसेंट की दी गई है? 4% की। तो बेटा 4% की दर दी गई है और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आप बोलेंगे जो साधारण ब्याज है वो कितने परसेंट दिया गया है? 20% दिया गया है। बेटा अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते 37.5 गुना हो जाएगा, 37.5 गुना हो जाएगा। अगर आप इस चीज को डायरेक्ट नहीं कर पाते तो मुझे ये बताइए 100% को 20% बनाने के लिए किसका भाग किया गया बेटा? 5 का भाग किया गया होगा। तो आप 3750 में भी किसका भाग कर दीजिए? 5 का भाग कर दीजिए बेटा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। 5 7 या 35, 5 7 या 35, 2 बचेगा, 5 5 या 25 और 0। कितने रुपए का ब्याज लग जाएगा बेटा? 750 रुपए का ब्याज लग जाएगा। कितने रुपए का ब्याज लग जाएगा? 750 रुपए का ब्याज लग जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। मेरी ख्याल से आपने कॉपी पेन करके मुझसे पहले ये क्वेश्चन कर लिया होगा, अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, वाह अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कह रहा है a² + b² बटे a³ - b³ का मान क्या है जबकि a + b आपको दिया हो। अच्छा a + b का मान दे रखा है, ओके बहुत बढ़िया बात है। और a - b का मान दे रखा है। बेटा मैंने आपको बता रखा है ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। माफ करता हूँ, अगले स्लाइड से आपको क्वेश्चन नंबर मिलने लगेंगे। a + b का मान जो बेटा दिया गया है वो कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। a - b का मान कितना दिया गया है बेटा? a - b का मान दिया गया है 2। अच्छा मुझे ये बताओ अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशन को जोड़ दूं तो क्या मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएंगी? बिल्कुल मिल जाएंगी। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो जाएगा। a और a कितने a हो जाएंगे? 2a हो जाएंगे। बेटा 8 2 10 हो जाएगा, 2 से काट दोगे a का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बेटा a का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब मुझे बताइए a + b 8 है, a का मान अगर 5 आ गया तो b कितना होना चाहिए बेटा? आप कहेंगे 3 होना चाहिए सर। b का मान कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो क्या आप यहाँ से a और b के मान बता सकते हैं? a का मान है 5,
बी का मान कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमसे जो क्वेश्चन ने पूछ रखा है वो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए क्यूब माइनस का बी क्यूब पूछा हो। बेटा वैल्यूज प्लेस कर दीजिए आप, ए क्यूब मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 3 बी का क्यूब, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नीचे ए का क्यूब मतलब 125 हो जाएगा, और माइनस में करेंगे 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। बेटा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर अगर आप प्लस करेंगे तो ऊपर 34 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बेटा 98 हो जाएगा। तो 34 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको काटता हूं तो आप देखिए 17 बार में चला जाएगा 17, और ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अगर बेटा आप इसको डिवाइड करेंगे 17 को, डेसिमल लगाएंगे 49 बार में, डेसिमल लगा देंगे 0, 170 आ जाएगा। 3 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, 3 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे, 3 और 27 का 7, हंसे लगेगा 2, 3 चौको 12, 2 14, 147 आ जाएगा बेटा, 147 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3, यहाँ से आ जाएगा 6, 6 से 4 चला जाएगा 2, डेसिमल लगा देंगे, कितनी बार में आ जाएगा 230 आ जाएगा। 230 ले जाने के लिए आपको 4 बार में ले जाना पड़ेगा। 4 9 36 का 6 हंसी लगा 3, 4 छंग 4 9 36 का 6 हंसी लगा 3, 4 चौको 16 और 3 हो जाएगा। 5 बार में बेटा जाएगा नहीं, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो आपको 4 बार में ले जाना पड़ेगा। 0.34 ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। वैसे तो आप अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, 34/98 है बेटा, अगर यहाँ पे 100 आता है तो 0.34 हो जाता। अगर आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तब भी काम बन जाएगा। 34, तो 0.34 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए जरा ध्यान से, आप चाहते तो ऐसे कर लेते या फिर आप अप्रोक्सीमेट कर देते। क्या अप्रोक्सीमेट करते, 34 लिखा था यहाँ पे, मैं यहाँ से अप्रोक्सीमेशन आपको सिखा रहा हूँ। 34 अपॉन ये कितना है 98 है बेटा। अगर मैं 2 यूनिट बढ़ा दूं इसको, 98 को 100 ले लूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। 34 मैंने 2 यूनिट बढ़ाया है बेटा, 2 यूनिट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो 34 से बहुत ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0.34 से हल्का सा वैल्यू बढ़ी आएगी। तो ये तो बेटा छोटी थी, ये 36 आ रही थी, ये तो हो ही नहीं सकती, और 38 तो होना नहीं था, तो 3/4 के जरा सा बड़ी, तो 0.347 ये अप्रोक्सीमेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ए और बी की वैल्यू निकाल के प्लेस करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अलजेब्रा के और बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए आप इसी सीरीज पर बने रहिए, आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे हुए हैं और जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है त्रिभुज DEF में कोण E की माप 90 डिग्री है। तो बेटा एक समकोण त्रिभुज कह रहा है, ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा ये हो गया, समकोण त्रिभुज हमारा क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये हो गया D, ये हो गया E, और ये हो गया F। चलिए ये D ले लेते हैं, ये F ले लेते हैं, ये D हो गया और ये हो गया F। आपसे क्या बोला है, एंगल E की माप कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। एंगल E जो है वो 90 डिग्री का हो गया। यदि सेक D बराबर कितना दिया है, 25/7 दिया है, 25/7 दिया है, और DE का मान दिया हुआ है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। DE का मान जो दिया है वो दिया है 1.4 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे पूछा भुजा DF की लंबाई पूछी है, तो DF की लंबाई पूछी बेटा, इस वाले की वैल्यू पूछ रखी है इसने। अब मैंने आपको बताया था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताए थे। क्या रेशियोज बताए थे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लाल बटे कक्का। क्या बताया था, लाल बटे कक्का। इसमें ये लंब बटे कर्ण क्या था बेटा, साइन थीटा था। आधार बटे कर्ण क्या था, कॉस थीटा था। और मैंने आपको बताया था कि जो सेक थीटा की वैल्यू होती है वो 1/cos थीटा होती है। अब मुझे बताइए, अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बेटा मुझे बताइए, हमने सेक डी की वैल्यू देखनी है, हमें सेक डी की वैल्यू देखनी है, तो डी के अकॉर्डिंग आधार क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, DF हो जाएगा। तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, तो आप लिखेंगे DF बटे DE। ये क्या हो जाएगा, DF बटे DE। और सेक डी की जो वैल्यू दे रखी थी बेटा वो कितनी दे रखी है, 25/7। ये कितनी दे रखी है, 25/7 दे रखी है बेटा। इसकी वैल्यू DF की वैल्यू कितनी दे रखी है, DF की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और DE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.4 दे रखी है, 1.4 दे रखी है। बेटा आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसका गुणा कराऊंगा तो 7 से कैंसिल आउट कर दूंगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। और DF की वैल्यू जब 25 में कराऊंगा तो 25 दूनी कितना होता है बेटा, 50 होता है, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो ये आंसर जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 0.2 25, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप 25 गुणे कितना करना पड़ेगा, 0.2 करना पड़ेगा। तो 0.2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 25 दूनी 50, और दशमलव के पहले आ जाएगा 5.0
0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बेटा 5 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल और रेशियोज में बता देता हूँ। ये वाली जो सीरीज होती है ये साइन थीटा के लिए होती है, ये आधार बटे कर्ण आपका कॉस थीटा के लिए हो जाता है, और लंब बटे जो आधार है ये किसके लिए हो जाता है, टेन थीटा के लिए हो जाता है। बेटा टेन थीटा जो होता है ये होता है 1/cot थीटा, और इसी को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखते चलिएगा, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, खाली वीडियो को देखना नहीं है, आपको जो नोट्स मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आपको लिखते चलना है, ताकि जब आगे के क्वेश्चन आएंगे तो आप उन क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर पाए। तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, बता ही दिया है मैंने। कॉट थीटा पलट जाएगा, तो कॉट थीटा का दूसरा मान भी लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा का मान लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बेटा लिखा जा सकता है। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया गया है, अच्छा 3 औसत पे बेस्ड क्वेश्चन है, औसत पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा औसत पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 संख्या है बेटा और उनका औसत कितना दिया है, 28 दे रखा है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। बेटा 3 संख्याएं हैं, एक है पहली संख्या फर्स्ट नंबर, एक है दूसरी संख्या सेकंड नंबर, और एक है थर्ड संख्या। ठीक है, रिलेशन जो हमें दिया गया है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है, और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। बेटा पहली वाली भी रिलेटेड है दूसरी संख्या से, और तीसरी वाली भी रिलेटेड है दूसरी संख्या से, दूसरी की दोगुनी। तो क्या मैं दूसरी संख्या मान लूं? मैं मान लेता हूं कि दूसरी संख्या जो है वो कितनी है, 2x है। बेटा कितनी है, 2x है। तो पहली वाली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, अगर दूसरी संख्या 2x है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी। और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, और तीसरी वाली जो संख्या है वो कितनी है, दोगुनी है, मतलब ये कितने x हो जाएंगे, ये 4x हो जाएगी। तो बेटा मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर हमने मान लिया क्योंकि पहली संख्या दूसरी से रिलेटेड थी और तीसरी संख्या भी दूसरी से रिलेटेड थी, तो हमने दूसरी संख्या मान ली 2x, और पहली संख्या उसकी आधी हो गई तो x हो गई, और तीसरी संख्या उसकी दोगुनी हो गई तो 4x हो गई। बेटा हमसे क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है। बेटा अगर मैं औसत निकालूंगा, आपको औसत पता है, औसत क्या होता है, औसत होता है बेटा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अगर मैं देखूं तो तीनों संख्याएं कितनी कितनी है, x 2x और 4x। तो क्या मैं इन सबको जोड़ूंगा, 4 2 6 और 1 7, 7x बटे में संख्याएं कितनी है, 1 2 3, 3 से भाग कर देता हूं, तो मेरा जो औसत आ जाता है बेटा वो कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। कितना औसत आ जाता है, 28 आ जाता है। तो 7 चौको 28 हो जाएगा, x का मान 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। अब आपसे क्या पूछा होगा, तीसरी संख्या क्या है। बेटा तीसरी संख्या कितनी थी, 4x थी, तो 4 गुणे 12 कर दोगे, 12 चौको कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। बेटा इसका मान कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए औसत का क्वेश्चन था, ऐसे केस में आप क्या करते हो, जिस संख्या से बाकी संख्याएं रिलेटेड हैं उस संख्या का मान हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। उस संख्या को मानने के बाद हम बेसिक सा फंडा यूज कर लेंगे, फिर औसत का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं क्लास ले रहा हूँ और आपके बाकी टीचर्स अपने पीपीटी बनाने में, अपने क्वेश्चन बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग लगे हुए हैं आपकी सहायता करने में, जितनी भी हम लोग कर सकते हैं अपना पूरा भरकस प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करने के लिए। यूपीएसआई, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपीपी अभी आने वाला है, और जल्दी से जल्दी हम लोग एसएससी की भी कुछ सीरीज लेके आएंगे। तो आप बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आपको हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं मिलेगी और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मेरे ख्याल से ये औसत का क्वेश्चन आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, एक वस्तु क्या कह रहा है बेटा, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के क्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है बेटा, 300 रुपए का अंतर दिया गया है। यदि 25% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बेटा मेरे ख्याल से आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं, इसने बोला कि सीपी और एमपी, सॉरी सीपी और एसपी, बेटा सीपी और एसपी में रिलेशन क्या है, सीपी और एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी में जो रिलेशन है वो कितने का है, 300 का अंतर है। तो बेटा अगर मैं पैसे के हिसाब से देखूं तो यहाँ अंतर कितने का है, 100 रुपए का है। ठीक है, आप कहेंगे सर सीपी कितने परसेंट का होता है, मैं कहूंगा 100% का होता है। कह रहा घाटा कितने का है बेटा, घाटा जो है वो कितने परसेंट का है, 25% का है। तो बेटा मुझे ये बताओ अगर घाटा 25% का है, सॉरी ये 300 का अंतर है। एक मिनट, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ये कलर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं, ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा।
हाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी में रुपए में कितने का अंतर है बेटा आप कहेंगे? 300 रुपए का अंतर है साहब। अगर ये 300 रुपए का अंतर है, मैंने आपसे क्या बोला है कि सीपी हमेशा कितना परसेंट मान के चलना है? 100% मान के चलना है। अगर 100% का मान के चलेंगे तो बेटा हानि हुई है कितने परसेंट की? 25% की। बेटा 100 रुपए की जो चीज है उस पर अगर 25% की हानि लग गई अगर 25% की हानि, तो बचेगा कितना परसेंट? 75% बचेगा। कितना परसेंट बचेगा बेटा? 75% बनेगा। अब आप बताइए ये 300 रुपए का जो अंतर है वो किसकी वजह से आया होगा? आप कहेंगे सर 25% की वजह से आया होगा, क्योंकि 100 से 75% तक जाने में 25% कम पड़ रहा है। तो मैं कहूंगा बेटा ये कितने गुना है? आप कहेंगे सर ये 25%, 300 को अगर 25 से मैं 300 को काटूंगा तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितने गुना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा। बेटा कितने गुना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है बेटा? हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। अगर विक्रय मूल्य पूछा है तो आप मुझे ये बताइए कि 25% का मान 300 दिया हुआ बेटा और 75% का मान पूछा है, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ? या तो आप इसमें 12 का गुणा करा दीजिए, भाई 12 का गुणा वहां हुई है, 12 के गुणा यहाँ भी करा दिए, 12 पंजा 60 का जीरो, हंसे लगा 6, 12 सत्ते 84 और 6 900 रुपए आ जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए आ जाएगा? 900 रुपए आ जाएगा। बेटा कितने रुपए आ जाएगा? 900 रुपए आ जाएगा। इसके अलावा भी एक काम कर सकते थे, जैसे आप ये ना भी लिखें, अगर हम ना लिखें तो आप समझिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो किसकी वजह से होता है? वो प्रॉफिट या फिर लॉस की वजह से होता है बेटा। प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज कितना दे रखा है बेटा? 25% दे रखा है। 25% की हानि जो है वो कितने के बराबर है? 300 के बराबर है रुपए में। तो आपसे बोला विक्रय मूल्य, आपको पता है विक्रय मूल्य कितना है? 75% है। एसपी कितना है बेटा? 75% है। तो मुझे ये बताइए 25 की वैल्यू 75 करने के लिए किसकी गुणा हुई है? 3 की गुणा हुई है। तो 300 में भी किसकी गुणा होगी बेटा? 3 की गुणा होगी। और कितने की बिकेगी वस्तु? 900 रुपए की बिक जाएगी। बताइए इससे कितने सेकंड का क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से 5 से 6 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड 1 था और ये मेथड 2 था। ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 था। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। दी गई आकृति में एंगल पीओएस 90 डिग्री का है बेटा। ये जो एंगल है पीओएस, ये कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का बेटा दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का दिया है। कह रहा आर ओ क्यू कितना होगा? आर ओ क्यू बेटा ये बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल है नहीं है? ये वर्टिकली अपोजिट है नहीं कि नहीं है? जब भी दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट करती हैं तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। कौन सी थ्योरम है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम है। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा। लीजिए 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन हम लोग करते चले जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के। आपको 2 सेकंड का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बेटा कॉपी पेन लेके बैठना है, यहाँ आप डांस देखने नहीं आए हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और हर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं बेटा? 72 दिन में कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 72 दिन में करते हैं। बी और सी उसे 120 दिन में करते हैं। ठीक है बेटा, बी और सी कितने दिन में करते हैं? 120 दिन में करते हैं। ठीक है। ए और सी उसे 90 दिन में करते हैं। ए और सी उसे कितने दिन में करते हैं? 90 दिन में कर लेते हैं। ठीक है बेटा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो भैया सब मिलके जोड़ी जोड़ी बना के काम कर रहे हैं, हमें अकेले अकेले की काम निकालनी है। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करने वाले हैं? इसका लासा लेने वाले हैं। आप बताइए 172, 120 और 90 का लासा ले लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। 360 यूनिट, ये 5 गुना हो जाएगा। 12 3 36, 9 चौक 36। तो 5, 3 और 4 का लासा आ जाएगा बेटा। 5, 3 और 4 की जो क्षमता आ जाएगी आपकी, कहने का मतलब है ए और बी की क्षमता 5 होगी, बी और सी की क्षमता 3 होगी, ए और सी की क्षमता कितनी होगी? 4 होगी। ए बी सी सबकी कॉम्बिनेशन में जो क्षमता है वो आ गई। अब मुझे बताइए बेटा अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या ए 2 बार नहीं आएगा? क्या बी 2 बार नहीं आएगा? या फिर सी 2 बार नहीं आएगा? आप कहेंगे सर सारे 2 बार आ जाएंगे। अगर सब 2 बार आ जाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं 2a + b + c। a + b + c होगा और हर मान 2 बार आ जाएगा। और इनकी जो कंबाइंड क्षमता आ जाएगी वो बेटा कितनी आ जाएगी? 5 4 9 3 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12। तो 2 से अगर मैं काट दूं तो कितनी क्षमता आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बेटा a + b + c की क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। अब मुझे ये बताइए जिससे भी काम कराना है, जैसे मुझे
ए की क्षमता निकालनी है, तो बी और सी की क्षमता बेटा कितनी दी गई है, 3 दी गई है। अगर बी और सी की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी अकेले की, क्योंकि बी और सी अगर घट जाएगा 6 से 3 तो 3 बचेगा, यानी ए की क्षमता 3 आ गई। बेटा बी की क्षमता अगर निकालनी है तो ए और बी की मिला के क्षमता कितनी है बेटा, 5 है। तो 5 में से 3 अगर इसकी क्षमता है तो इसकी कितनी क्षमता है, 2 की क्षमता है। बेटा बी और सी की क्षमता अभी हमने देखी 3 थी, अगर इसकी 2 की क्षमता है तो इसकी कितने की क्षमता हो जाएगी, 1 की क्षमता हो जाएगी। यहां से हम इंडिविजुअल क्षमताएं सबकी पता कर चुके हैं कि ए की क्षमता 3 है, बी की 2 है और सी की 1 है। अब मुझे बताइए बेटा, किसी का भी काम अगर मुझे अकेले का निकालना है, कि मान के चलता हूं मुझे ए का काम निकालना है, ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो बेटा टोटल काम था कितना, 360 दिन का था। 360 काम को ए अपनी 3 की क्षमता से करेगा, कितने दिन में कर लेगा बेटा, 120 कर लेगा, 120 दिन में कर लेगा। अगर मुझे बी से निकालना है तो पूरा काम 360 था, बी की क्षमता कितनी थी, 2 थी, तो 2 की क्षमता से ये कितने दिन में कर लेगा, ये बेटा 180 दिन में अकेले कर लेगा। सी जो है 360 काम को अपनी क्षमता यानी 1 की क्षमता से करेगा तो कितना टाइम लगा देगा, 360। बेटा यहाँ से हम सबके अकेले अकेले काम करने के दिन निकाल सकते हैं कि कोई भी बंदा अकेले कितने दिन में कर लेगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ए अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो बेटा ए का हम टाइम निकाल चुके हैं, कितने दिन में कर लेगा, 120 दिन में कर लेगा। बाकी बी और सी का भी अगर पूछा होता तो हमारी कैलकुलेशन हो चुकी थी, हम आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे देते, कोई भी दिक्कत नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है, कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर का सफर तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में तय करता है। पूरे सफर के लिए उसकी औसत गति कितनी, बेटा औसत गति कैसे होती है, औसत गति, औसत गति का मान क्या होता है, औसत गति का मान होता है कुल दूरी बटे कुल समय, क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, अब देखिए कुल दूरी की बात करूं तो पहली बार में कितने किलोमीटर जा रहा है बेटा, 30 किलोमीटर जा रहा है, तो पहली बार में 30 किलोमीटर जा रहा है। उसके आगे कितने किलोमीटर जा रहा है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, तो 30 और 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब अगर समय की बात करें तो बेटा 30 किलोमीटर गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 30 को 6 से भाग कर देंगे, 5 घंटे लगा के गया होगा। और 40 किलोमीटर गया है 5 घंटे की रफ्तार से, बेटा 40 किलोमीटर कितने घंटे की रफ्तार में, 5 घंटे में तय किया। बेटा यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज आप हो सकते हैं। 30 किलोमीटर का सफर किया है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो बेटा 30/6 अगर मैं कर दूं तो कितने घंटे लगे उसको, 5 घंटे लगे। लेकिन यहाँ बेटा देखिए एग्जामिनर ने कितनी चालाकी की है, 40 किलोमीटर देके उसको आपको टाइम बता दिया, पिछली लाइन में आपको उसने चाल बताई थी, यहाँ आपको टाइम बता दिया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो कॉन्शियस ब्रेन अपना ओपन रखिएगा। 5 घंटे में तय किया तो अगले वाले का टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं, 5 घंटे दिया हुआ बेटा। 40 30 70 और 5 10, 5 5 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा। चाल क्या आ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी, चाल क्या आ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटे। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आप गलती कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 57 नंबर, ये 57 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। 57 नंबर क्वेश्चन आप करेंगे, सर पानी दे दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन बेटा आप ट्राई करिए, जब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन आप करिए। हो गया होगा, चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन। 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है √176 प्लस √2401। बेटा इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अंडर रूट में अगर इकाई का अंक 1 है तो अंडर रूट में इकाई का अंक कब आता है, अंडर रूट में इकाई का अंक आएगा तो बाहर या तो वैल्यू 1 आएगी या तो बेटा कितनी आएगी, 9 आएगी, या तो बेटा 1 आएगी या तो कितनी आएगी, 9 आएगी। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको कैसे होगा। अगर अंडर रूट में बेटा 1 आया हुआ है तो अंडर रूट से जब भी 1 वैल्यू निकलेगी, 1 मिनट में बता देता हूँ इसको फिर से, कि जब भी अंडर रूट में 1 होगा, आगे कोई भी नंबर हो, अगर इकाई का अंक 1 है तो अंडर रूट से बाहर वाले अंक में या तो 1 होगा लास्ट में, या तो कितना होगा, 9 होगा बेटा, या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। बेटा अगर इसमें 1 हुआ
मैं मान के चलता हूँ इसकी वैल्यू के लास्ट में जो वैल्यू आई उसमें 1 हुआ, तो 7 और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बेटा मुझे ये बताइए, अंडर रूट में जब भी 7 होता है तो क्या कोई वैल्यू बाहर आती है, नहीं आती है। तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला मान तो करेक्ट नहीं हो सकता। बेटा अगर ये मान करेक्ट नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो वैल्यू निकलने वाली है उसमें बाहर कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। बेटा अगर बाहर 9 आने वाला है कि लास्ट डिजिट 9 होगा इसका, तो 9 6 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अंडर रूट में लास्ट में नंबर अगर 15 आता है तो बेटा बाहर भी कितना आता है, 5 आता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 15। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका अंडर रूट 2401 का जो मान होता है वो होता है 49 का अंडर रूट 2401 का अंडर रूट 49 हो जाता है। तो अगर आप 49 लगा के भी कर लेते हैं तब भी वैल्यू आ जाती है। हालांकि मैंने यूनिट डिजिट से बता दिया है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी अंडर रूट में 1 होगा तो बेटा बाहर या तो 1 आएगा या तो फिर 9 आएगा। तो 1 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं 7 में 1 जोड़ूंगा, यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट जुड़ेगा, 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा। बेटा अंडर रूट 7 कभी भी वैल्यू बाहर नहीं आती है, ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो जब मैं 9 मानूंगा तो 9 6 15 यानी लास्ट में 15 आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। तो 5 का मोस्ट प्रोबेबल आंसर यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, जब तक जल ग्रहण कर लेता हूँ, सॉल्व करिए। पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था और ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन करेंगे, आप भी पानी वानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मौसम बदल रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बेटा क्वेश्चन जो है देखिए, यहाँ से ये फ्रैक्शन जब पलटेगी तो ये कितना बनेगी, ये बनेगा 3 + 5 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा 5/3। तो बेटा ये 3 3 को 9 5 14/3 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं देखूं तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर 14 पंजे 70, 70 और 9 79/14 आ जाएगा। और नीचे जो बनेगा बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ से पूरा सॉल्व करा है, ये वाला, इस वाले का जो मान आएगा वो 14/3 आ जाएगा। 5 ऊपर पलट के चला जाएगा, 3 3 3 को 9 9 5 14। तो बेटा नीचे क्या बचेगा, 5 + 3/14/3 आ जाएगा बेटा। तो ऊपर देखें 79/14 आ रहा है, नीचे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये पलट के 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 5 + 3 को 9 आ जाएगा। और बेटा नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बेटा वैल्यू 1 आने वाली है इसकी 79/14। और नीचे अगर देखो 14 पंजे 70 और 9 79/14। बेटा ये बताइए पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ऐसे में स्टेप वाइज कर लेते हैं। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत आराम से करेंगे। रीजन ये है कि बेटा सिंप्लीफिकेशन में कई बार स्टेप बहुत मायने रखते हैं। आपने अगर एक भी गलती कर दी तो यकीन मानिए दोबारा उस चीज को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है उस प्रेशर में। तो आप इसको बहुत इत्मीनान से बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, अगली स्लाइड से आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे। हालांकि कभी भी आपको क्वेश्चन कम नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको हमेशा ज्यादा ही मिल सकते हैं। देखिए एक एलसीडी टीवी सेट का क्रय मूल्य क्या दिया गया है, 1 लाख रुपए। महंगी वाली एलसीडी है भाई। एलसीडी का क्रय मूल्य जो है वो 1 लाख रुपए दिया है। यदि इसके प्राइस वैल्यू में 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है, यानी कमी हो रही है, तो 3 वर्ष की समाप्ति पर कितनी कीमत कम होगी। बेटा हर साल 10% की कमी हो रही है, आपको पता है ये सीआई की तरह चलेगा, सीआई की तरह चलेगा। बस सीआई में वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी। तो 10% की फ्रैक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो 10 में से 1 बेटा कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। एक साल में वैल्यू 10 से कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। लेकिन कितने साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं बेटा, 3 साल दिए हैं, तो इसका क्या कर देंगे आप, क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो 1000 की वैल्यू, यानी ये जो है ये पहले का मूल्य है, ये सीपी है जितने का खरीदा गया था, और ये बाद का प्राइस है, बाद का प्राइस हो जाएगा।
तो बेटा मुझे बताओ 1000 की वैल्यू कितने के बराबर थी? बेटा 1000 की वैल्यू 1 लाख के बराबर थी। अगर 1000 की वैल्यू 1 लाख के बराबर थी तो कितने गुना होगी? 100 गुना होगी। ये मान भी कितने गुना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। हालांकि आप गुणा करें ना करें 729 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ वृद्धि ना होगी, कमी दी गई है। कमी दी गई है तो हम लोग वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 10 में से 1 घटा देंगे, 9 आ जाएगा। 3 साल के लिए था तो 9 का क्यूब कर देंगे 729 और 10 का क्यूब 1000। 1000 का मान 1 लाख दिया हुआ है, 729 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 729 और 00 यानी 72,900 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन करेंगे आप, प्रतिशत बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक 3 अंकीय संख्या का 30% 190.8 है, उस संख्या का 125% क्या है? बेटा आप मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है? 3 अंकीय संख्या का, इससे कोई भी लेना देना है क्वेश्चन का? आप कहेंगे सर इस संख्या से तो कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? रीजन ये है कि उसने हमसे परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपसे बोला है 30% का मान 190.8 है और पूछा क्या है? 125%। बेटा ये यूनिटरी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। आपको बता रखा है कि 30% का मान जो है वो कितने के बराबर है? 190.8 के बराबर है। बेटा किसका मान पूछ रखा है? बेटा 125% का मान पूछ रखा है। तो 125% का मान पूछा हुआ, बताइए क्या दिक्कत है इसमें? 190.8 बटे में 30 गुणे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बताइए इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बेटा आपका होमवर्क हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ और हाँ, पिछली क्लासेस में मैंने 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। आप सबने ट्राई किए या नहीं किए? बताइएगा जरूर, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उनका आंसर क्या था। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप करेक्ट कमेंट सेक्शन में देंगे और आपको वहीं पे आपको करेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इंटरेक्शन रखिए। आपको जो क्वेश्चन पसंद आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं पसंद आ रहा है या नहीं समझ में भी आता है तो उसके बारे में भी कमेंट करिए। वीडियो को और कैसे इंप्रूव किया जाए, क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपका अप्रिसिएशन और आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो भैया है आपका वो दिया गया है, ये तो हो गया था, एक क्रय मूल्य। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्रय मूल्य प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? बेटा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। बेटा देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यानी एसपी का 95% है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि एसपी अगर 100 है तो सीपी 95 है। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, यानी अगर मैंने एसपी 100 मान लिया इस बार तो सीपी कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। मुझे बताओ बेटा प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट 5 का हुआ। आप बोलेंगे सर 5 का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज वाइज पूछा है तो 5 का प्रॉफिट बेटा कितने पे लग गया? 95 पे लग गया। अगर 95 पे लगेगा तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। 5 से काट दोगे कितनी बार में चला जाएगा? बेटा 19 बार में चला जाएगा। अब मुझे ये बताओ बेटा अगर ये 20 होता तो 5 बार में चला जाता? चला जाता नहीं चला जाता? अगर ये 20 होता, 19 की जगह 20 होता तो 20 पंजे 100 हो जाता। लेकिन मुझे ये बताइए अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो गई, मतलब हर का मान छोटा है, तो फाइनल वैल्यू जो होने वाली है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी 5 से जस्ट बड़ा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में, आप अप्रोक्सीमेशन यूज किया करिए। अगर आपने अप्रोक्सीमेशन यूज कर दिया तो लंबी लंबी कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क का मान क्या है? क्वेश्चन मार्क का मान क्या है? अच्छा भाई देखिए, अच्छा यूनिट डिजिट सब में ही सेम है, डबल डिजिट भी सेम है। चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा पूछा हुआ 8597 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, जब इसमें से बेटा घटाओगे तो 9 में से 8 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ कैरी करोगे 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 3, 3 से 3 चला जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। 7 से 4 चला जाएगा, 3 आ जाएगा। जब आप इसको इधर लेके आ जाओगे तो 8597 और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी 3071। तो बेटा यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 526 किसमें दिया गया बेटा? 5526 आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट में करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट वाला तो नंबर सब में सेम था, डबल डिजिट का भी नंबर सेम था, तो ट्रिपल डिजिट पे 526 से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई आइए मैदान में आइए, कूदिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदमी और महिला पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बेटा या और इन दोनों में अंतर आपको पता है अगर, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बेटा यहाँ जो या का मतलब दिया गया है, या का मतलब होता है या फिर, यानी 3 आदमी करें या फिर 5 औरतें करें, समझ रहे हैं आप। और अगर यहीं पे और दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन में और का मतलब हो जाता है बेटा प्लस, या का मतलब क्या हो जाता है इक्वल टू। समझ रहे मेरी बात। तो देखिए जरा, कह रहा है या तो 3 आदमी काम करें या तो 5 महिलाएं काम करें, और काम कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर सकते हैं। अगर 12 दिन में कर सकते हैं तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ 3 आदमी एम की क्षमता से काम करेंगे, 12 दिन में काम निपटा देंगे। या फिर 5 औरतें यानी वुमेन काम करेंगी तो कितने दिन में निपटा देंगी, 12 दिन में निपटा देंगी। बेटा ये भी पूरा काम होगा, ये भी पूरा काम होगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो m बटे w बराबर कितना आ जाएगा, 5 बटे 3 आ जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो आदमी की क्षमता 5 हो जाएगी और औरत की क्षमता 3 हो जाएगी। क्या पूछा है, कह रहा 6 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। बेटा मुझे ये बताइए, अगर मैं काम देखूं पूरा काम, तो पूरा काम तो ये भी है और पूरा काम ये भी है। अगर मुझे समय निकालना है कितनी महिलाएं कितने आदमी, 6 आदमी और 5 महिलाओं से, तो मैं पहले पूरा काम देखूंगा। पूरा काम देखूंगा मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 3 आदमी थे, m की क्षमता 5 थी और गुणे में 12 दिन लग रहे थे, तो ये बेटा पूरा काम हो जाएगा। कितने लोगों से कराना है बेटा, 6 आदमी यानी 6 मेल और 5 औरतें यानी 5 वुमेन से कराना है। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि वैल्यू कट ही जानी होंगी शायद। m की वैल्यू जब 5 रखोगे बेटा तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। 6 गुणे क्या करेंगे 5 कर लेंगे और 5 गुणे वुमेन का मान 3 हो जाएगा। बेटा सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 12, नीचे देखिएगा 6 पंजे 30 और 5 15, 6 पंजे 30 और 5 15 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बेटा 5 से काटो, 5 15, 5 15, 15 45, 3 से काट दोगे 3 चौको 12, कितने दिन लग जाएंगे बेटा, 4 दिन लग जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन। देख लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पेन कॉपी उठाइए और थोड़ा सा माथा पच्ची करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या कह रहा है, एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटे क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, गति से 75 किलोमीटर दूरी दे रखी है। वह सफर के अगले 25 किलोमीटर की दूरी, अच्छा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। ठीक है भाई, 25 किलोमीटर दूरी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दे रखी है दोबारा से, ओके। तथा अंतिम 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। कार की औसत गति क्या, अच्छा बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो बेटा आप मुझे ये बताइए, यहाँ 75 किलोमीटर गया आदमी, 75 किलोमीटर गया, यहाँ 25 किलोमीटर गया और यहाँ कितना गया, यहाँ बेटा 50 किलोमीटर गया। क्या इन सबको जोड़ के आप टोटल दूरी नहीं निकाल सकते हैं, टोटल दूरी निकल जाएगी। 75 किलोमीटर जाने में 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 3 घंटे का समय, 5 किलोमीटर यानी 5 घंटे का समय, 50 किलोमीटर 25 यानी 2 घंटे का समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये बेटा आपका होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। मैं हर एक का कमेंट देखूंगा और हर एक के कमेंट को चेक करूंगा कि सबने आंसर दिया है या फिर नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। बेटा बहुत बढ़िया है, एक व्यक्ति है और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। जुड़वा बेटे हैं, बहुत बहुत खूब। पिता की आयु का उसके एक बेटे की आयु से अनुपात 5:2 है। एक बेटे की आयु से अनुपात 5:2 है। बेटा पिता की आयु क्या है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर एक पिता है, एक फादर है और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे जुड़वा बच्चे हैं तो 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे हैं तो लोग कितने हो गए, 3 पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए और 3 लोगों की औसत आयु कितनी है, 30 है। तो बेटा टोटल कितना होगा, टोटल आप कहेंगे सर 3 पर्सन है, एक औसत 30 है तो 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। औसत बेटा हो जाएगा 90 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है फादर और उसके एक बेटे की औसत आयु से। बेटा एक फादर और एक बच्चा, एक चाइल्ड का जो अनुपात है वो 5:2 है, तो दूसरा वाला चाइल्ड भी बेटा
अगर देखूं तो वो भी तो 2 का ही होगा। जाहिर सी बात है, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा है तो एक ही समय पर पैदा हुए हैं, एक ही दिन पर पैदा हुए हैं, तो 5:2:2 आ जाएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 5 2 7 2 9 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितने साल, 90 साल दे रखी। बेटा कितने गुना है, 10 गुना है, 10 गुना है। क्या पूछा है, पिता की आयु क्या है, पिता की आयु बेटा कितनी होगी, अगर ये 10 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। बेटा पिताजी जो है वो 50 वर्ष के हैं। बेटा पिताजी कितने वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं। बेटा अगर आपसे ये पूछा होता कि जब बच्चे पैदा हुए थे उस वक्त पिताजी की उम्र कितनी थी, तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे गुणा करके आप ये पता कर सकते थे। 10 की गुणा करते तो 20 वर्ष का बेटा होता। अगर एक बेटा 20 वर्ष का है या बच्चा 20 वर्ष का है तो दोनों ही बच्चे कितने साल के होते हैं, दोनों ही बच्चे 20 वर्ष के होते हैं। तो पैदा होने के टाइम, अभी के लिए हमारा आंसर जो है वो ये वाला है। अगर आपसे पूछता पैदा होते वक्त, पैदा होते समय पिता की उम्र, किसकी उम्र, पिता की उम्र, पिता की उम्र, तो आप क्या करते बेटा, बाप अभी 50 साल के हैं, बेटा 20 साल का हो चुका है, तो 20 साल पहले पैदा हुआ था, यानी उस समय पिता की उम्र कितनी रही होगी, 30 वर्ष रही होगी। तो ये आंसर हो जाता है। लेकिन हमसे अभी की उम्र पूछा था, तो अभी की उम्र जो बेटा है वो कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान ज्ञात कीजिए भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे। मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। √15 × 163 डिवाइड है बेटा, ये डिवाइड है, डिवाइड -89। तो बेटा इसका जब मान पूछा हुआ है, देखिए मॉडमॉस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के, 163 बटे में 5 आ जाएगा, -89 पूछा हुआ है। बेटा 5 से काट दोगे 3 आ जाएगा, अंडर रूट में लोगे 3 3 को 9 3 6 18 और 3 एकम 3 4, ठीक है। -89 कर दोगे बेटा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 का अंडर रूट कितना होता है बेटा, 20 होता है। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिखा है, कह रहा पानी से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, यदि इसे आधा भरा जाता है तो इसका वजन 30 किलोग्राम हो जाता है। खाली पात्र का वजन कितना है बेटा, पानी से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, यदि इसे आधा भरा जाता है तो इसका वजन 30 किलोग्राम हो जाता है। अच्छा, खाली पात्र का वजन कितना है बेटा, मुझे ये बताओ। जब पानी से भरा पात्र होगा तो मैं कह सकता हूं वेसल प्लस वाटर। भाई पूरा भरा अगर पात्र है, मान के चलिए ये ग्लास है, ग्लास में मैं पूरा पानी भर दूं, तो इसको जब मैं वेट करूंगा तो इसमें पानी का भी वजन आएगा और इस ग्लास का भी वजन आएगा। हालांकि वजन को थोड़ा कम कर देता हूं मैं, आधा कर दिया। अब जब मैं आधा करूंगा तो मुझे ये बताइए, पानी का वजन तो आधा हो जाएगा, लेकिन ग्लास का जो वजन है वो तो रहेगा ही रहेगा। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल भी मिल गया हमें। तो वेसल और वाटर यानी पात्र और पानी का जो वजन है वो कितने किलो का है बेटा, 40 किलो का है। बहुत सही। हमसे पूछा यदि इसे आधा भरा जाता है, मतलब वेसल तो पूरा रहेगा लेकिन पानी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वाटर बाई 2 बराबर में कितना किलो का है, 30 किलो का है। बेटा कितने किलो का है, 30 किलो का है। अगर ये 30 किलो का है तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको लासा ले लूं तो 2v प्लस w और 2 को मैं उधर भेज दूं, 2 की गुणा करा रहा हूं तो उधर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बेटा ऊपर बताओ कितना था, v प्लस w बराबर कितना था, 40 था। बेटा अगर मैं इक्वेशन में माइनस कर दूं तो w से w क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस वी इक्वल्स टू माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बेटा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यानी वेसल जो था हमारा, जो बर्तन था, जो हमारा ग्लास था, वो कितने किलो का था, 20 किलो का था। हमारा ग्लास 20 किलो का नहीं था, ग्लास हमारा 20 किलो का नहीं था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बर्तन है वो 20 किलो का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन लग रहे होंगे, सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। अपने लाइक कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी मित्र आरआरबी की रेस में दौड़ रहे हैं उनको हमसे जोड़िए, खुद से जोड़िए और बेहतरीन तैयारी की ओर एक मार्गदर्शन दीजिए उनको, ताकि उनकी दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएं। चलिए मिलते हैं हम इसी उम्मीद के साथ कि आप टाइम से इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे और अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।